हेलो एवरीवन। तो अभी हम बात करेंगे एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग की। एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग स्केलेटल मसल की और कार्डियक मसल की सिमिलर सी होती है। हम इन दोनों की बात इस वीडियो में करेंगे और स्मूथ मसल के हम अलग से पढ़ेंगे बिकॉज उसका अलग मैकेनिज्म है। ठीक है। पहले हम समझते हैं एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग का मतलब क्या है। एक्साइटेशन contraction coupling. Now understand excitation contraction coupling ये दोनों ही टर्म्स आती हैं मसल के रिलेशन में. दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्साइट करेंगे मसल को एंड जो कि फॉलो अप होगा उसका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल से. उसके लिए हमें एक्साइटेशन चाहिए होगी नर्व से पहले, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी एक्साइट अ नर्व, हमने स्टिमुलस दिया नर्व को, नर्व एक्साइट हो गई, वहां के सोडियम चैनल्स खुल गए जिसने डीपोलराइजेशन किया. डीपोलराइजेशन करके उसने एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस किया और एक्शन पोटेंशियल की प्रॉपर्टी होती है प्रोपगेशन. वो प्रोड्यूस्ड हुआ वहां पे एंड इट विल कम टूवर्ड्स द एक्सॉन टर्मिनल, राइट. स्केलेटल मसल के एक्सॉन टर्मिनल पे आया. एक्सॉन टर्मिनल पे आके ही इस डीपोलराइजेशन ने एक स्पेसिफिक चैनल्स ओपन किए एंड दोस चैनल्स आर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल. कुछ चैनल्स वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स एक्सॉन टर्मिनल्स पे होते हैं और वो वोल्टेज गेटेड है. दैट मींस दे आर गोइंग टू सेंस वोल्टेज, दैट इज डीपोलराइजिंग वोल्टेज, जो कि हमारे एक्शन पोटेंशियल से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है एक्सॉन टर्मिनल की तरफ. जैसे ही इन्होंने ये डीपोलराइजेशन सेंस किया, ये ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम भर भर के कैल्शियम एक्सॉन टर्मिनल में आएगा. और जैसे ही ये आएगा नर्व टर्मिनल में, उसका एक ही काम है, एक्सोसाइटोसिस. नर्व टर्मिनल में या एक्सॉन टर्मिनल में इसका एक ही काम है, दैट इज एक्सोसाइटोसिस ऑफ द वेसिकल्स. ये स्टार्ट कर देगा एक्सोसाइटोसिस. स्नेयर प्रोटीन्स होते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम देयर इज गोइंग टू बी एक्सोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस हो गया न्यूरोट्रांसमीटर का, यहाँ तक ठीक है. अगर हम स्केलेटल मसल की या कार्डियक मसल की बात करते हैं तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी एसिटाइलकोलिन, स्पेशली इन द स्केलेटल मसल. एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ. अब ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा मोटर एंड प्लेट पे. यहाँ पे सपोज करो स्केलेटल मसल है और स्केलेटल मसल पे एसिटाइलकोलिन के लिए कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? दे आर गोइंग टू बी निकोटिनिक रिसेप्टर्स व्हिच आर गोइंग टू बी प्रेजेंट. निकोटिनिक रिसेप्टर्स होंगे आपके मोटर एंड प्लेट पे या पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे. जो नर्व का मेम्ब्रेन है दैट विल बी प्री साइनेप्टिक, देन यहाँ पे होगी साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो बीच में गैप होता है, और इसको हम बोलेंगे मसल एंड प्लेट या मोटर एंड प्लेट विच इज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे निकोटिनिक रिसेप्टर्स होंगे जहां पे एसिटाइलकोलिन आके बाइंड कर जाएगा. जैसे ही एसिटाइलकोलिन आके बाइंड कर गया, अब क्या होगा? देयर आर गोइंग टू बी सम ligand gated, ये एसिटाइलकोलिन आके निकोटिनिक रिसेप्टर पे बैठ गया. देयर आर गोइंग टू बी समथिंग नोन एज ligand gated, there are going to be ligand gated sodium channels, ligand gated sodium channels जो कि ओपन होंगे. जैसे ही ये यहाँ पे बाइंड किया, राइट, सोडियम चैनल ओपन हो गए. दीज आर नथिंग बट दी सोडियम चैनल्स. जैसे ही सोडियम चैनल ओपन हुए, सोडियम बाहर ज्यादा है, अंदर एंट्री मारेगा, राइट. क्या होगा? बहुत सारा पॉजिटिवली चार्ज सोडियम अंदर आ रहा है सेल में. डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू कॉज द डीपोलराइजेशन इन द स्केलेटल मसल. पहले हमने बात की डिपोलराइजेशन ऑफ द नर्व की, एक्शन पोटेंशियल हुआ, वहां से एक्सोसाइटोसिस, वो वहीं पे खत्म हो गया. अब हम बात करेंगे एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग ऑफ द मसल. Excitation of the muscle will occur with the help of these channels, that is nothing but the ligand gated sodium channel. Ligand gated sodium channel, ligand क्या था? Acetylcholine. जैसे ही इसने बाइंड किया निकोटिनिक रिसेप्टर पे, ये ligand gated sodium channel ओपन हुए, सोडियम ने एंट्री मारी एंड वहां पे डीपोलराइजेशन शुरू कर दिया मसल में. ओके. अब जब भी these sodium channels start to entering inside the myoplasm, अब क्या होगा? यहाँ पे एक हमारा छोटा सा मीम है, कैल्शियम एंट्री मारते ही ये हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, इसको बाहर निकलना पड़ता है. ठीक है. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द शेप ऑफ द स्केलेटल मसल. अब अगर मैं स्केलेटल मसल का शेप ड्रॉ करूं तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. सपोज करो ये मेम्ब्रेन है स्केलेटल मसल की, दैट इज नथिंग बट द सार्कोलेमा, राइट.
which is going to have indentations, right? So इसमें एक indentations होंगे या invaginations होंगे, उसको हम बोलेंगे T tubules. Why we are going to call it as T tubules? क्यों बोला हमने ऐसा? Because ये transverse invaginations है या transverse indentations है sarcoplasmic के membrane में, और we can say it as sarcolemmal membrane में, ठीक है? अब कुछ ट्रांसवर्स है तो कुछ लॉन्गिट्यूडनल भी होंगे. सो वो लॉन्गिट्यूडनल जो इंडेंटेशंस होते हैं या पैरेलली जो लाइन जाती है उसको हम बोलते हैं एल टिब्यूल्स. सो कुछ टिब्यूल्स लॉन्गिट्यूडनली भी होंगे, सो उनको बोलेंगे हम एल टिब्यूल. अब स्केलेटल मसल की बात कर रहे हैं तो एक टी टिब्यूल के लिए ऐसे 2 एल टिब्यूल्स होते हैं. एक टिब्यूल पर टी टिब्यूल वी आर गोइंग टू हैव 2 एल टिब्यूल्स, और इन एल टिब्यूल्स को ही हम बोलते हैं क्या? We are going to call it as cisterns. We are going to call it as cisterns. So per T tubule, we are going to have 2 cisterns या 2 L tubule together. 1 plus 2 कितना हुआ? 3. So we are going to call it as triad. So याद रखना skeletal muscle में इनका triad होता है, right? ऐसा कार्डियक मसल में नहीं होता. कार्डियक मसल में पर टी ट्यूब्यूल सिर्फ एक सिस्टर्न होता है. सो दैट मीन्स अगर हम बात करें मायोकार्डियम की, सो वहां पे प्रेजेंट होगा डायड. ट्रायड नहीं होगा, वहां पे डायड होगा. दैट मीन्स एक टी ट्यूब्यूल के साथ एक सिस्टर्न, बाय 1 गेट 1 फ्री. ओके, सो वहां पे डायड होगा, बट स्केलेटल मसल में ट्रायड होगा. अब ये काम कैसे करता है? हमने पढ़ा कि ये सोडियम चैनल ओपन हो गए, सोडियम एंट्री मारी, इसने यहाँ पे डिपोलराइजेशन किया और अल्टीमेटली एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस किया, क्योंकि वो एडिक्वेट स्टिमुलस था. जैसे ही एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ, सो ये क्या करेगा? ये एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेट करेगा टू फ्रॉम अलोंग दिस टी ट्यूब्यूल. सो ये टी ट्यूब्यूल के अकॉर्डिंग एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेट करेगा. अब वहां पे कुछ चैनल्स होते हैं, उन चैनल्स को बोलते हैं DHPR चैनल. डोंट वरी, हम सब कुछ लिखेंगे. जस्ट 5 मिनट यहाँ पे ध्यान से सुनो, पेन नीचे रखो, 2 मिनट के लिए सुन लो, फिर हम सब कुछ लिखेंगे, ठीक है? सो DHPR चैनल, DHPR क्या होता है? डाइहाइड्रोपाइरिडिन रिसेप्टर्स. ओके, स्केलेटल मसल की बात करते हैं पहले. सो दीज DHPR चैनल्स विल बी एक्टिवेटेड बाय द एक्शन पोटेंशियल. जो एक्शन पोटेंशियल ऐसे फॉलो अप हुआ था अलोंग द टी ट्यूब्यूल, उसने एक्टिवेट किया DHPR चैनल को. जैसे ही इसने एक्टिवेट किया DHPR चैनल को, अब ये DHPR चैनल इज मैकेनिकली अटैच विद अनदर चैनल ऑन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एल ट्यूब्यूल, और इन चैनल्स को बोलते हैं राइनोडिन रिसेप्टर्स. ये भी कैल्शियम चैनल्स हैं, सो इनको बोलते हैं राइनोडिन रिसेप्टर. अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है? DHPR चैनल एंड राइनोडिन रिसेप्टर. सो सपोज करो ये DHPR चैनल है और ये मैकेनिकली आपका अटैच है राइनोडिन रिसेप्टर से. जैसे ही ये एक्टिवेट हुआ, ये स्प्रिंग बीच की कॉइल हो गई और इसने ओपन किया क्या? राइनोडिन रिसेप्टर चैनल. जैसे इसने ओपन किया, क्या बाहर निकलेगा? The sarcoplasmic reticulum is the L tubule and we know that it's the storehouse of calcium. तो obviously storehouse of calcium है, तो calcium बाहर निकलेगा. और इतना सारा calcium sarcoplasmic reticulum से कैसे इकट्ठा होता है या how it is getting accumulated? It is getting accumulated with the help of a protein. उस प्रोटीन का नाम होता है calsequestrin. सो इस प्रोटीन का नाम होता है कैल्सिक्वेस्ट्रिन, जो कि बहुत सारे कैल्शियम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में धरे रखता है, ठीक है? सो मोस्ट मेनी कैल्शियम आयंस आर गोइंग टू गेट एक्यूमुलेटेड इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब जैसे ही ये वाला चैनल ओपन होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? दिस कैल्शियम मोर इनसाइड, लेस इन द मायोप्लाज्म. हम एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर की बात नहीं कर रहे, अब हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्सेस मायोप्लाज्म की बात कर रहे हैं. सो सारा का सारा कैल्शियम जितना भी हो सकता है ग्रेडियंट के अलोंग बाहर जाना शुरू करेगा, राइट? और जैसे ही कैल्शियम मायोप्लाज्म में इंटर करेगा, इसका एक ही काम है, वो करवाएगा मसल का कंट्रैक्शन. कैसे करवाता है वो बाद में देखेंगे. फिलहाल हम ध्यान देते हैं एक्साइटेशन, कंट्रैक्शन, कपलिंग पे. तो हो गई इसकी कपलिंग. पहले हमने एक्साइट किया मसल को और उसके बाद कैल्शियम की एंट्री करवाई मायोप्लाज्म में, जिसकी वजह से कंट्रैक्शन होगी, ठीक है? सो फर्स्ट थिंग वी नीड टू नो इज देयर इज अ ट्रायड. DHPR चैनल्स जो है वो मैकेनिकली अटैच है RYR से, राइट? एंड जो सोर्स है कैल्शियम का वो सारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है.
सो अब लिखते हैं इसको, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग ऑफ द स्केलेटल मसल। पहले लिखते हैं एक्साइटेशन, राइट? कैसे हुई एक्साइटेशन? एज सुन एज एसिटाइल कोलिन is released from the nerve end plate, that is प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन से जैसे ही एक्सोसाइटोसिस हुआ एसिटाइल कोलिन का, वो आया और बाइंड कर गया आपके एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स पे, दैट इज नथिंग बट दी निकोटिनिक रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे बाइंड कर गया। इसने ओपन किए विच चैनल्स? लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स। जैसे ही लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स हुए, सोडियम की एंट्री हुई और सोडियम की एंट्री की वजह से हुआ डीपोलराइजेशन। जैसे ही हुआ डीपोलराइजेशन, क्या हुआ? ये डीपोलराइजेशन गया कहां पर? अलोंग, इट विल ट्रैवल अलोंग द टी ट्यूब्यूल। ट्रैवल करके करेगा क्या? अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू एक्टिवेट DHPR channel. I'm saying activation of DHPR channel, right? क्यों ऐसा बोला? आगे पढ़ेंगे हम मायोकार्डियम में, तब इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। नाउ जैसे ही इसने एक्टिवेट किया, अब ये मैकेनिकली अटैच है RYR से, सो यू कैन राइट ओवर हियर मैकेनिकली कनेक्टेड और अटैच्ड टू RYR चैनल, राइट? सो मैकेनिकली अटैच है RYR से, सो इसकी करवाएगा ये ओपनिंग। अब ये DHPR और RYR होते क्या हैं? सो उसको भी लिख लेते हैं। DHPR इज नथिंग बट द डाइहाइड्रोपाइरिडिन रिसेप्टर एंड RYR इज राइनोडिन रिसेप्टर। ओके, RYR की ओपनिंग हुई, दिस इज नथिंग बट द चैनल ऑफ द कैल्शियम चैनल है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, डेफिनेटली ये करवाएगा कैल्शियम की एंट्री, इंक्रीज इन द कैल्शियम इन मायोप्लाज्म में कैल्शियम बढ़ाया। इसके बाद एक ही हो सकता है, मसल की बात कर रहे हैं, सो कंट्रैक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस, सो दिस इज नोन एज एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। ओके, आगे हम बात करेंगे कार्डियक मसल की कि कैसे इसमें डिफरेंस है स्केलेटल मसल से। ओके, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सिमिलर, थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर से हम आते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है ना, एंड हमने बोला था कि इसमें पहली चीज, इसमें क्या होता है? इसमें होता है डायट। दैट मीन्स देयर इज ओनली वन सिस्टर्न या ओनली वन एल्टिब्यूल per T tubule. Per T tubule, only one L tubule is there. That's why it is called as 1 + 1 diad, 2, right? Diad. Now what is going to happen? अब इसमें भी सेम होता है, यहाँ पे T tubule है, ये आपका L tubule हो गया। अब क्या होगा? जैसे ही हमने DHPR, हमने एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे आया, राइट? उसने कैरी फॉरवर्ड किया, ट्रैवलिंग करना टूवर्ड्स द DHPR अब ओपन होंगे। DHPR यहाँ पे कैल्शियम चैनल है जो कि एंट्री करवाते हैं कैल्शियम की इन द मायोप्लाज्म, राइट? सो क्या हुआ यहाँ पे? जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आया, एक्शन पोटेंशियल ने करवाई ओपनिंग ऑफ DHPR चैनल्स। मैंने कहा ओपनिंग, नॉट एक्टिवेशन। ओपनिंग जैसे ही हुई DHPR चैनल की, अब क्या होगा? कैल्शियम एंट्री करेगा कहां से? दीज आर कैल्शियम चैनल, सो देयर इज गोइंग टू बी कैल्शियम एंट्री फ्रॉम ECF से कैल्शियम एंट्री होना शुरू हुई। जैसे ही कैल्शियम एंट्री होना शुरू हुई मायोप्लाज्म में, अब क्या होगा? अब इन दिस कंडीशन, इन द मायोकार्डियम में अब ये मैकेनिकली अटैच नहीं है, किसके साथ? RYR के साथ, ठीक है? सो RYR काम कैसे कर रहा है? RYR भी ओपन होगा यहाँ पे via sensing the increase in the calcium in the myoplasm, right? So जैसे ही कैल्शियम एंट्री हुई from the ECF in the myoplasm, अब क्या हुआ? There is going to be increase in the calcium in myoplasm. जैसे ही मायोप्लाज्म में कैल्शियम बढ़ा, अब क्या होगा? ये कैल्शियम इंक्रीमेंट इन द मायोप्लाज्म
सेंस करी जाएगी RYR से, right? So RYR is going to sense this increase in the intracellular calcium. Increase in the intracellular calcium will open the RYR, open the RYR channels. डेफिनेटली RYR जैसे ही ओपन होंगे तो इस चैनल से भी अब कैल्शियम निकलना शुरू होगा और अल्टीमेटली बहुत सारा कैल्शियम इकट्ठा हो जाएगा कहाँ से? फर्स्ट ECF से एंड देन आपका आएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट मोर कैल्शियम अवेलेबल इन द मायोप्लाज्म और सार्कोप्लाज्म. जैसे कैल्शियम अवेलेबल होगा ऑब्वियसली यहाँ से होगी आपकी कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ से हो जाएगी कॉन्ट्रैक्शन. अब ध्यान से देखो, हम इसको मैकेनिकली अटैच बोल नहीं रहे हैं, तो इसीलिए इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है. इसको बोलते हैं CICR. नाउ व्हाट इज CICR? इट इज कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज. सो हम कार्डियक मसल की बात कर रहे हैं. हम जब भी कार्डियक मसल की बात करते हैं हम CICR की बात करते हैं, दैट इज कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज, जो कि स्केलेटल मसल में नहीं होता. स्केलेटल मसल में इट इज मैकेनिकली अटैच. ओके, सो दैट इज अनदर डिफरेंस इन द कार्डियक मसल वर्सेस स्केलेटल मसल. सो आगे बढ़ते हैं. पहली चीज हमने पढ़ी कि क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल में. सो इधर साइड में लिख रही हूँ स्केलेटल मसल और इधर में लिख रही हूँ कार्डियक मसल. ओके, अब स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल में डिफरेंसेस क्या है? पहली चीज, पहला डिफरेंस हमने पढ़ा कि यहाँ पे होता है ट्रायड और यहाँ पे होता है डायड. ओके, नाउ व्हाट इज द कैल्शियम सोर्स इन द स्केलेटल मसल एंड इन द कार्डियक मसल? हमने एक कैल्शियम सोर्स पढ़ा एंड दैट इज नथिंग बट द होल of the calcium is coming from the sarcoplasmic reticulum. Almost 100%, ऑलमोस्ट क्या पूरा का पूरा कैल्शियम जो आता है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है, राइट? बट कार्डियक मसल में ऐसा नहीं है. कार्डियक मसल में ECF वाला भी आ रहा है थ्रू द DHPR चैनल्स और RYR से आपका आ रहा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. सो ये आया DHPR चैनल से और ये आया RYR चैनल से. ओके, अब कितना कितना आता है कहाँ कहाँ से? सो माइनर रोल होता है, 20 to 25% रोल होता है ECF का, ECF कैल्शियम का बेसिकली, एंड 75 to 80% रोल होता है आपके सार्कोप्लाज्मिक कैल्शियम का. ओके, सो मेजर रोल इज ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम अगेन. ठीक है, अब ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्शन की बात. अगर मुझे रिलैक्सेशन करवाना होगा तो कैसे करवाएंगे रिलैक्सेशन? नाउ फॉर द रिलैक्सेशन अंडरस्टैंड, हमें इस कैल्शियम को वापस भेजना पड़ेगा उसके रिस्पेक्टिव साइट पे. ठीक है, सो हमें यहाँ पे स्केलेटल मसल में सारा का सारा कैल्शियम भेजना है वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, राइट? सो सपोज करो ये आपका है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ से कैल्शियम जो निकला वो निकला RYR से, राइट? अब हमें इसको वापस भेजना है मायोप्लाज्म से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. तो आप भेजेंगे कैसे? वहां पे एक पंप होता है विच इज नोन एज सरका पंप. अब ये सरका पंप क्या है? सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम ATPase. आई एम जस्ट राइटिंग कैल्शियम ATPase ओवर हियर. ये कैल्शियम ATPase है. ATPase है मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो अगेंस्ट द ग्रेडियंट एक्ट कर रहा होगा, तभी उसको एनर्जी चाहिए. ऑलरेडी कैल्शियम हाई है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, हम मायोप्लाज्म का भी जो RYR से आया हुआ कैल्शियम था वो अगेन हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस भेजना चाह रहे हैं. सो इट इज अगेंस्ट द ग्रेडियंट, वी नीड द एनर्जी, दैट इज कैल्शियम ATPase. ठीक है, सो सरका पंप के हेल्प से वी आर गोइंग टू सेंड दिस कैल्शियम बैक इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब रिलैक्सेशन की जब हम बात करेंगे कार्डियक मसल में तो सिर्फ एक से काम नहीं बनेगा, राइट? सो सपोज करो कि यहाँ पे आपका टी-ट्यूब्यूल है और मैं थोड़ा सा दूर बना रही हूँ एल-ट्यूब्यूल को. अब यहाँ पे एल-ट्यूब्यूल है. अब यहाँ पे हमने दो टाइप के चैनल की बात करी थी. पहले हमने बात करी थी DHPR एंड यहाँ पे हमने बात करी थी RYR. यहाँ से एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम आ रहा है और यहाँ से हमारा आ रहा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला कैल्शियम. अगेन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला कैल्शियम तो हम सरका से वापस भेज देंगे, राइट? बट
DHPR वाले का क्या करें, दैट मीन्स ECF वाले चैनल का क्या करें। नाउ रिमेंबर, जब भी हम ECF वाले कैल्शियम की बात करते हैं हमारे पास एक एक्सचेंजर है, दैट इज नथिंग बट NCX, दैट इज सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। इसकी बात हम ऑलरेडी जनरल फिजियोलॉजी में बहुत कर चुके हैं। जिस याद रखना, कार्डियक मसल में ये NCX जो है वो सोडियम को अंदर लेता है और कैल्शियम को बाहर फेंकता है, राइट। सो दैट्स हाउ ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया हुआ कैल्शियम था वो सर्का से वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाएगा। ECF से जो कैल्शियम आया था थ्रू द DHPR वो वापस चला जाएगा NCX के हेल्प से in the ECF. And that's how the relaxation is going to take place. Okay, so this is about the difference between skeletal muscle and cardiac muscle. अब आप पूछोगे कि एक RYR है वो जो अटैच्ड है, एक RYR है जो कि कैल्शियम सेंस कर रहा है। सो यस, दे आर नॉट गोइंग टू बी द सेम RYR, उसके भी टाइप्स होते हैं। सो म्यूटेशन पढ़ने से पहले हम टाइप पढ़ लेते हैं कि RYR के टाइप्स क्या है। RYR राइनोडिन रिसेप्टर्स के 3 टाइप होते हैं, राइनोडिन रिसेप्टर 1, 2, 3। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं तो इसको सिंपल रखते हैं, ठीक है। जैसे हमने न्यूरियम और माइजियम का निमोनिक बनाया था, सेम निमोनिक हम यहाँ बनाएंगे। क्या निमोनिक है? स्केलेटल मसल फर्स्ट, एस एम एंड एस एम, एस एम एंड फॉलोड बाय एस एम। अब ये एस एम क्या है? ये है आपका स्केलेटल मसल में। RYR टाइप 1 होता है स्केलेटल मसल में, दूसरा होता है मायोकार्डियम में, एंड तीसरा होता है आपका स्मूथ मसल में। स्मूथ मसल में ऐसे कैल्शियम चैनल्स भी होते हैं बट वो 2 ही टाइप के होते हैं, कैल्शियम चैनल 1 एंड कैल्शियम चैनल वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल 2। जो 1 होता है वो स्केलेटल में होता है और 2 जो होता है वो मायोकार्डियम एंड स्मूथ दोनों में होता है, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन रिमेंबर। आज तक इस पे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है बट आजकल एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन पे डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द म्यूटेशन ऑफ दिस RYR चैनल। Now, there are going to be 2 types of mutation. एक तो हो सकती है gain type of mutation, gain of RYR mutation और loss of RYR. gain में ये हो जाएगा hyperactive. अगर ये हो गया hyperactive, that means ये बार बार ओपन होगा। अगर ये बार बार ओपन हो रहा है that means more and more कैल्शियम आएगा मायोप्लाज्म में, ज्यादा कैल्शियम आएगा तो ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी। The skeletal muscle can go in the sustained contraction. ये sustained contraction में चला जाएगा और अगर ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रही है दैट मीन्स मेटाबॉलिज्म भी हाई होगा। जब भी मेटाबॉलिज्म हाई होता है ना सिर्फ हमारी मसल्स ATP यूज करती है बट याद रखना साथ साथ हीट भी जनरेट हो रही है। सो इसीलिए बॉडी का टेम्परेचर पेशेंट के बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, स्पेशली हम जब एनेस्थीसिया देते हैं द ड्रग्स सच एज ससिनाइलकोलिन। Definitely that is going to cause this kind of condition and you must have guessed it till now. इसी को हम बोलते हैं malignant hyperthermia. क्यों बोलते हैं malignant hyperthermia? Because remember, I'll write it downwards. Malignant hyperthermia. Malignant hyperthermia. क्यों बोलते हैं हाइपरथर्मिया? हाइपर मीन्स इंक्रीज, थर्मिया मीन्स टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि अब RYR हाइपर एक्टिव हो गए हैं एंड दे आर रिलीजिंग मोर एंड मोर कैल्शियम। हाइपर एक्टिव हो गए हैं आपके मसल, हाइपर मेटाबॉलिज्म हो रही है उसमें एंड दैट्स व्हाई दे आर रिलीजिंग मोर एंड मोर हीट, तो ओवरऑल बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। अगर लॉस ऑफ म्यूटेशन है तब क्या होगा? ये कॉज करवाता है डिजीज विच इज नोन एज CCD. इट्स नॉट कैफे कॉफी डे, राइट? इट इज द सेंट्रल कोर डिजीज, central core disease, right? So loss of mutation of the RYR is going to cause central core disease. अगर एक और चीज याद रखनी है तो याद रखना सर्का का म्यूटेशन जब होता है तो हम बोलते हैं कि उससे होती है मायोपैथी विच इज नोन एज ब्रॉडीज मायोपैथी। ये साइंटिस्ट का नाम है अगेन, ब्रॉडीज मायोपैथी। ओके, सो सर्का पंप का म्यूटेशन हो गया तो होगी ब्रॉडी मायोपैथी। ये एक बारी बहुत पुराने टाइम पे जिपमन में क्वेश्चन आया हुआ था, अदरवाइज ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता, बट येस देयर आर गोइंग टू बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस malignant hyperthermia, so remember that. Okay, so let's move on to the EC coupling of skeletal muscle. एक बारी हमने कैल्शियम बढ़ा तो दिया, अब ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रही है मसल में देखते हैं, कैल्शियम की वजह से कैसे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है।
सो आप यहाँ देख पा रहे हो कि एक कुछ फिलामेंट ऐसा गोल गोल फिलामेंट है, राइट? और उसके ऊपर खूब सारे मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं। अब ध्यान से समझो, हमें कंट्रैक्शन करवानी है स्केलेटल मसल की, तो हमें एक चीज पे ध्यान देना है और वो एक चीज है एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज। तो हमें मिलवाना है एक्टिन को मायोसिन से, राइट? तो अब प्रॉब्लम क्या है? पापा जी ऑफ मायोसिन, Papa G of myosin does not want the actin to meet to the myosin. अब इस पापा जी को पहले डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. That Papa G is nothing but tropomyosin, right? So myosin is there. Papa G of myosin, that is tropomyosin, is coming in between. We need to distract this tropomyosin to have that actin myosin binding. Okay, so how that is going to work? Now ये जो ब्लू कलर के आपको गोल गोल से प्रोटीन्स दिख रहे हैं, they are nothing but the actin protein. और उन्होंने एक फिलामेंट सा फॉर्म कर लिया है, तो दैट इज नथिंग बट द एफ एक्टिन दैट वी टॉक्ड अबाउट, राइट? सो ये एक्टिन है, राइट? और इसके ऊपर जो डार्क ब्लू कलर आप देख पा रहे हो, दैट इज नथिंग बट द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन. एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन जाके मायोसिन हेड से अटैच हो जाएगा, राइट? एंड देन द कंट्रैक्शन विल बिगिन. बट आप देख पा रहे हो कि उसके ऊपर एक पिंक कलर की लाइनिंग है, एंड दैट लाइनिंग इज नथिंग बट द ट्रोपोमायोसिन. ओके, एंड यहाँ पे जो प्रोटीन्स आपको दिख रहे हैं ये है ट्रोपोनिन. सो बहुत सारे प्रोटीन हमने बात कर लिए, हमें अल्टीमेटली एक्टिन और मायोसिन को मिलाना है, और मेजर उसका जो हैम्परिंग एरिया है दैट इज नथिंग बट दी ट्रोपोमायोसिन. अब होता कैसे है कंट्रैक्शन? कैल्शियम हमने इंक्रीज कर दिया मायोप्लाज्म में, कैल्शियम आया, वो कैल्शियम इंक्रीज इन द कैल्शियम वो जाके बाइंड करेगा किससे? ये जाके बाइंड करेगा ट्रोपोनिन से. ओके, एंड ये बनाएगा ट्रोपोनिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स. ये बनाएगा ट्रोपोनिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स. ट्रोपोनिन के 3 सब यूनिट्स होते हैं, टी, आई एंड सी. जो टी होता है, टी फॉर ट्रोपोमायोसिन, ये ट्रोपोमायोसिन को हेल्प करता है टू इनहिबिट द कंट्रैक्शन, इनहिबिशन में हेल्प करता है, ठीक है? एंड ये भी जो आई है दैट आल्सो हेल्प्स इन द इनहिबिशन. तो जो टी वाला पार्ट है वो ट्रोपोमायोसिन से अटैच होगा, आई वाला पार्ट है वो इनहिबिशन टू द कंट्रैक्शन को हेल्प करेगा. अब ये सी क्या करता है? जब भी कैल्शियम आता है तो ये सी से बाइंड होगा. That is for the calcium binding sites are available on troponin C type of subunit. जैसे ये कैल्शियम जाके ट्रोपोनिन से अटैच हुआ और कॉम्प्लेक्स बना लिया, now it is going to distract. हम डिस्प्लेस लिख लेते हैं क्योंकि प्रोटीन की बात कर रहे हैं. सो इट इज गोइंग टू डिस्प्लेस दी ट्रोपोमायोसिन. एक बार ट्रोपोमायोसिन डिस्प्लेस हो गया एरिया से, जैसे ही कैल्शियम जाके बाइंड किया कहाँ पे? ट्रोपोनिन सी पे. अब ऑब्वियसली एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन इज अवेलेबल टू बाइंड टू द मायोसिन. अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही कैल्शियम आया, यहाँ पे कैल्शियम ने बाइंड किया किसके साथ? द कैल्शियम इज बाउंड टू दिस ट्रोपोनिन. ओके, ट्रोपोनिन से बाइंड किया. अब ये आप जो लाइन देख रहे हो दैट इज नॉट ऑन द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन. अब ये डिस्प्लेस हो गया है प्रोटीन, एंड द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन जो है वो फ्री है. अब मायोसिन हेड आके इससे अटैच कर सकता है, एंड दैट्स हाउ द मायोसिन इज गोइंग टू बाइंड. सो एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन is going to be free to bind to the myosin. Attach हो गया, cross bridge formation, contraction is going to be there, right? So यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही active site of actin free हो गई, myosin head उसको आके attach करेगा, and then the cocking of the myosin head will occur. That means it is going to change its angle, और उसके वजह से ये contraction करवा देगा, right? So that's how the contraction is going to occur. अब contraction होती है तो कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो अपनी साइट चेंज कर लेते हैं. तो पहले हम पढ़ते हैं कौन कौन से ऐसे प्रोटीन हैं. पहले तो हमने पढ़ा सबसे बड़ा मायोसिन, विच इज गोइंग टू बी द थिक फिलामेंट. सो सपोज करो ये जो थिक फिलामेंट है ये है आपका मायोसिन. ओके, सो ये थिक फिलामेंट है मायोसिन, एंड लेट्स सपोज कि यहाँ पे है हमारे एक्टिन. ओके, सो एक्टिन एंड मायोसिन, थिक वाला जो है वो मायोसिन, थिन वाला एक्टिन. ओके, नाउ हम डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में इसको डिवाइड करेंगे. अगर मैंने बोला कि इस वाले एरिया को मैं क्या बोलूंगी, वेदर इट इज ओवरलैप्ड और नॉन ओवरलैप्ड एरिया ऑफ मायोसिन, इसको मैं बोलूंगी ए बैंड.
A band. That means we are taking care of overlapped area. चाहे वो एक्टिन से ओवरलैप्ड हो, नॉन ओवरलैप्ड हो, डजेंट मैटर, हम दोनों इसमें काउंट करेंगे, ठीक है। द ओवरलैप्ड एरिया ऑल्सो एंड नॉन ओवरलैप्ड एरिया ऑल्सो, इस सब को मिला के हम इस ओवरऑल मायोसिन को हम बोलेंगे ए बैंड, ओके। इस मायोसिन को हम बोलेंगे ए बैंड। अब आते हैं अनओवरलैप्ड एरिया में, ओके। सो आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हो कि नॉट ओनली द ओवरलैप्ड एरिया, बट यहाँ पे कोई एरिया है जो सिर्फ और सिर्फ जिसमें मायोसिन पड़ा हुआ है, एंड देयर इज नो एक्टिन विच इज ओवरलैपिंग द मायोसिन। ओवरलैप करने के लिए एक्टिन यहाँ पे नहीं है, सो दिस इज नोन एज एच जोन। एच जोन क्या है? अनओवरलैप्ड और नॉन ओवरलैप्ड एरिया ऑफ द मायोसिन। नॉन ओवरलैप्ड मायोसिन, मायोसिन कवर्ड नहीं है एक्टिन से, बेसिकली ये बोल सकते हैं, राइट। ये हो गया एच जोन। अब इसको ऐसे ना हेड्स होते हैं, मायोसिन हेड्स आर लाइक दिस, ओके। सो दे आर गोइंग टू बी मायोसिन हेड्स लाइक दिस, दोनों तरफ सेम होंगे, नीचे वाले मायोसिन में भी, जो कि अटैच होना चाहेंगे एक्टिन फाइबर से। अब होता क्या है, अब हमने मायोसिन के बारे में तो पढ़ लिया, एक्टिन के बारे में पढ़ते हैं। हम ओवरलैप्ड एरिया के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ अनओवरलैप्ड एरिया की बात करेंगे एक्टिन में। ये रेड वाला एक्टिन था, राइट। सो अब हम अनओवरलैप्ड एरिया की बात करते हैं। जो ये अनओवरलैप्ड एरिया है एक्टिन का, इसको हम बोलते हैं आई बैंड। एक आई बैंड इधर भी है और एक आई बैंड हमारा इधर भी है, राइट। ये हो गया आपका आई बैंड ऑन द राइट साइड एंड ये वाला ऑन द लेफ्ट साइड। अब हम कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे। एच जोन, दैट मीन्स अगर मैंने सपोज करो, पहले जेड लाइन की बात करते हैं। आई बैंड के मिडिल में मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली। आई बैंड के मिडिल में बोल रही हूँ, एक्टिन के मिडिल में नहीं, राइट। सो आई बैंड के एग्जैक्टली मैंने दो पोर्शंस बनाए और मिडिल लाइन ड्रॉ करी। यहाँ पे भी मैंने आई बैंड में मिडिल लाइन ड्रॉ करी। इन लाइंस को बोलेंगे जेड लाइंस, okay, from one z line to the adjacent z line to z line एरिया हो गया आपका सार्कोमियर, ओके। अब बात करते हैं m लाइन की। अगर सपोज करो मैंने दो z लाइन के बिटवीन एक मिडिल लाइन बना ली, तो इसको मिडिल में है, सो इसको बोलेंगे हम m लाइन, ओके। सो देयर इज गोइंग टू बी z लाइन, m लाइन। अब मैं अगर पूछूं कि सार्कोमियर क्या है, पहली चीज, सार्कोमियर होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल, ओके। सो इसको बोलते हैं सार्कोमियर। अब ये यूनिट कहां से कहां तक होता है? ये दिस इज गोइंग टू बी फ्रॉम वन जेड लाइन टू एडजेसेंट जेड लाइन। इसकी जो एग्जैक्ट नेक्स्ट जेड लाइन होगी, जेड लाइन टू जेड लाइन, हम सार्कोमियर बोलते हैं। इसकी एक लेंथ हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज नोन एज ऑप्टिमम लेंथ। और याद रखना, जो ऑप्टिमम लेंथ होती है स्केलेटल मसल में, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द रेस्टिंग लेंथ। सो वो कितनी होती है? 2 to 2.2 माइक्रोमीटर्स, 2 to 2.2 माइक्रोमीटर्स, ठीक है। नाउ अगर मैं बोलूं आपको सार्कोमियर कहां से कहां तक है, आप बोल दोगे जेड लाइन से जेड लाइन, तो बट कैन आई से दैट दिस सार्कोमियर इज कंटेनिंग दिस हाफ ऑफ द आई बैंड, राइट। इधर वाले हाफ ऑफ द आई बैंड को कवर कर रहा है, देन होल ऑफ द ए बैंड, मतलब जितना भी मायोसिन है वो है, प्लस बचा हुआ पार्ट इज हाफ ऑफ द आई बैंड। सो कैन आई राइट दैट द सार्कोमियर इज हाफ ऑफ द आई बैंड प्लस a band completely and half of the another I band. So this is nothing but the sarcomere, okay? अब contraction होगी तो क्या होगा? पहली चीज, ये मायोसिन हेड जाके अटैच करेंगे किसको? एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन को, और जैसे ही बाइंड करेंगे एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन में, तो ये हो गई कॉन्ट्रैक्शन। वो उसको स्लाइड करवाएंगे कहां पर? टुवर्ड्स इनवर्ड। अब दोनों तरफ से इन आ रहा है, तो क्या चेंजेस होते हैं? लेट्स सी दैट नाउ।
यहाँ पे एक डायग्राम देखो, आप देख पा रहे हो कि स्ट्राइएशंस नजर आ रहे हैं। जब अभी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं तो हमें कुछ ऐसे डार्क बैंड, लाइट बैंड के स्ट्राइएशंस नजर आते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज स्ट्राइएटेड मसल। क्यों होती है? क्योंकि एक्टिन और मायोसिन जो होता है वो रेगुलरली अरेंज होती है, और उसी की वजह से हमें दिखते हैं ये लाइट एंड डार्क बैंड्स। ओके, अब देखते हैं, ये वाला रिलैक्स्ड फेज में है, ये वाला कॉन्ट्रैक्टेड फेज में है। आप देख पा रहे हो कॉन्ट्रैक्टेड फेज में इसकी लेंथ कम हो गई है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। अब मायोसिन हेड अटैच हो गया एंड इट इज गोइंग टू स्लाइड द एक्टिन इनवर्ड्स। क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? ये जैसे ही स्लाइड किया तो अनओवरलैप्ड पार्ट ऑफ द आई बैंड, ये वाला जो अनओवरलैप्ड पार्ट था एक्टिन का, दैट इज आई बैंड, ये डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही अंदर जाना शुरू करेगा ओवरलैपिंग बढ़ जाएगी इसकी, राइट? ओवरलैपिंग बढ़ गई तो नॉन ओवरलैप्ड एरिया कम हुआ, नॉन ओवरलैप्ड कम हुआ, ओवरऑल एरिया ही कम हो रहा है, तो उसका 50% अगर मैं करूंगी वो भी कम होगा। दैट मीन्स द जेड लाइन इज ऑल्सो कमिंग क्लोजर। यहाँ पे देख लो, दोनों में डिफरेंस बहुत कम हो गया है, या डिस्टेंस डिक्रीज होते जा रहा है, राइट? सो जेड लाइन का डिस्टेंस भी डिक्रीज होते जा रहा है। देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द एच जोन? तो लिख ही लेते हैं इसको, एच जोन। एच जोन क्या होगा? पहले तो इनिशियली इट स्टार्ट डिक्रीजिंग क्योंकि ओवरलैपिंग बढ़ रही है। H zone is non-overlapped area of the myosin. So non-overlapped area कम हो जाएगा. So it is going to decrease, and अगर full contraction हो गई, complete contraction में it is going to disappear. Complete contraction में पूरी की पूरी overlapping हो जाएगी, and the unoverlapped area of the A band will not be there, और सिर्फ myosin बचेगा वहाँ पे, which is overlapped, completely overlapped by the actin, और उसमें कोई H zone नहीं दिखेगा हमें। ठीक है, तो H जोन हो गया। देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द आई बैंड? आई बैंड इज अनओवरलैप्ड एरिया ऑफ द एक्टिन। अगर वो ओवरलैप कर रहा है मायोसिन को, तो मायोसिन भी तो ओवरलैप कर रहा है उसको, तो वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। व्हाट विल हैपन टू द जेड लाइन? जेड लाइन विल कम क्लोजर, राइट? इट इज गोइंग टू कम क्लोजर। ए बैंड को क्या होगा? अब ध्यान से देखो, हमने जो बोला था कि ए बैंड वो ओवरलैप हो चाहे नॉन ओवरलैप्ड पार्ट हो मायोसिन का, कंप्लीट मायोसिन को हमने बोला था ए बैंड। सो चाहे ओवरलैप बढ़े या कम हो, ओवरलैपिंग हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ए बैंड हमारा उतना ही रह रहा है, मायोसिन की लेंथ चेंज नहीं हो रही, सिर्फ उसके हेड्स मूव हो रहे हैं। ठीक है, सो ए बैंड की लेंथ विल बी अनचेंज्ड, अनचेंज। और एक और चीज चेंज नहीं होती है, वो होती है एम लाइन। सो याद रखना, जितना कॉन्ट्रैक्शन इस साइड हो रहा है उतना ही कॉन्ट्रैक्शन इस साइड भी होगा। जितने हेड्स और क्रॉस ब्रिजेस इस साइड बन रहे हैं उतने ही क्रॉस ब्रिजेस दूसरे साइड भी बनेंगे, अपोजिट साइड में। सो देयर इज गोइंग टू बी कॉन्ट्रैक्शन, राइट? सो अब क्या होगा कि जो एम लाइन है दैट इज बिटवीन द जेड लाइन, वो भी चेंज नहीं होगी, राइट? दैट इज नॉट रिलेटेड विद ओवरलैपिंग, सो ये भी चेंज नहीं होगी। सो एम लाइन will be unchanged too. So दो चीजें unchanged है, बाकी सब decrease हो रहा है, that is A band and M line. Okay, so that is about the skeletal muscle contraction. That's how it is going to take place. Now आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आया हुआ था एम्स 2017 में, तो वीडियो पॉज करो, आंसर दो, एंड डिस्कशन पे वापस आ जाओ। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। अ 23-year-old male present to the OPD with a complaint of progressive muscle stiffness and cramps, history of continuous twitching of the muscle. Clinical examination में हमें मिला atrophy of the muscle with delayed muscle relaxation. Okay, during the DTR, all of the following are true about this disease except. पहले तो मुझे नाम बताओ, ये डिजीज का नाम क्या है और उसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। उसके लिए आपको चैनलोपैथीज पढ़नी पड़ेगी। चैनलोपैथीज में हम 3 चैनलोपैथीज एक साथ पढ़ते हैं, एंड व्हाट आर द 3 चैनलोपैथीज ओवर हियर? पहली चैनलोपैथी जो सबको पता होती है, मायस्थीनिया ग्रेविस। देन देयर इज गोइंग टू बी लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम, और एक चैनलोपैथी है जो सिर्फ सेरेबेलम के बच्चों को पता होगी, दैट इज नथिंग बट द आइजैक सिंड्रोम। अब एक एक करके सब पढ़ते हैं। मायस्थीनिया ग्रेविस, जो हमने निकोटिनिक रिसेप्टर्स बोले थे, अगर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती है, सो ये रेड कलर से जो दिखाई हुई है दैट इज एंटीबॉडी, राइट? सो एंटीबॉडीज अगर बनी आपके रिसेप्टर के अगेंस्ट, तो जो डिजीज होगा उसको बोलेंगे मायस्थीनिया ग्रेविस। ओके, अब ये रिसेप्टर के अगेंस्ट बन गया है तो ऑब्वियसली क्या होगा,
डिपेंड करेगा कि कितना कॉन्सेंट्रेशन है एंटीबॉडीज का। नाउ जब कोई पेशेंट, सपोज करो मायस्थीना ग्रेविस का पेशेंट है, राइट, और वो सुबह सुबह सो के उठता है। अब क्या होता है कि ये डिपेंड करेगा कि किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, दैट मीन्स एंटीबॉडीज का ज़्यादा है या फिर एसिटाइलकोलिन का ज़्यादा है। सुबह सुबह क्या होता है, विद द फ्रेश स्टोर्स द पर्सन विल वेक अप, पेशेंट आएगा आपके पास और या पेशेंट वेकअप होगा, तब क्या होगा कि एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है बिकॉज स्टोर्ड लेवल्स उसके पास अवेलेबल है, ठीक है। एंटीबॉडीज का लेवल कम है, सो क्या होगा, एसिटाइलकोलिन जीत जाएगा वो वाली वॉर, बिकॉज जिसका भी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा वो आके आपके रिसेप्टर पे अटैच होगा। नाउ दिस इज गोइंग टू गेट एक्टिवेटेड एंड रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, अपना अपना मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। बट जैसे ही शाम होते आएगी तो उसके स्टोर्स खत्म होने लगेंगे और एसिटाइलकोलिन लेवल डाउन होता जाएगा। अब एंटीबॉडीज का लेवल तो उतना ही है और वो अब जीत जाएंगे ये वॉर एंड दे आर गोइंग टू गेट अटैच टू दिस एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, दैट इज निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। सो इसीलिए इवनिंग टाइम पे धीरे धीरे वीकनेस हमें देखने मिलेगी, स्पेशली इन द स्मॉल मसल लाइक एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स, राइट। हमें टोसिस देखने मिलती है, दैट इज ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड। वो एक टिपिकल फिनोमेना होता है मायस्थीनिया ग्रेविस का, राइट। सो मसल, प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस टुवर्ड्स द इवनिंग, ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा, तो दैट इज नथिंग बट द मायस्थीनिया ग्रेविस। ओके, तो मोस्ट कॉमन antibodies are formed against this receptor, that is going to be the acetylcholine nicotinic type of receptor, और एक musk protein होता है which is also helping to open up these channels, ligand gated sodium channels, तो musk protein के against भी बन सकती है, that is the second option in the myasthenia gravis। अगर acetylcholine या nicotinic receptor option में नहीं है, go with the musk protein। Okay, the second disease that we are going to talk about is Lambert-Eaton syndrome। अब इसमें जो antibodies produce होती है that is against the voltage gated calcium channel of the प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन। जो मायस्थीनिया ग्रेविस में हुआ था ये मोटर एंड प्लेट पे है, राइट। सो इट इज अगेंस्ट दी पोस्ट साइनेप्टिक चैनल, और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का जो चैनल था उसके अगेंस्ट है, नॉट द प्री साइनेप्टिक वन। बट जो हम लैम्बर्ट-ईटन और आइजैक सिंड्रोम की बात करते हैं वो प्री साइनेप्टिक में प्रॉब्लम है, ठीक है। सो लैम्बर्ट-ईटन में क्या होता है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। अब कैल्शियम रिक्वायर्ड है एक्सोसाइटोसिस के लिए, अगर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन गई सो कैल्शियम एंट्री नहीं कर पाएगा, एंट्री नहीं कर पाएगा तो एक्सोसाइटोसिस नहीं कर पाएगा और वीकनेस हो जाएगी। बट अगर हमने रिपीटेड स्टिमुलस दिए, नर्व को बार बार स्टिमुलेट करते रहे, हार नहीं मानी, रिपीटेडली स्टिमुलस करते रहे, तो क्या होगा, बहुत सारा कैल्शियम यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलरली चैनल के पास एक्यूमुलेट होना शुरू होता है। जैसे एक्यूमुलेट होना शुरू हुआ, कैल्शियम का लेवल बढ़ा और एंटीबॉडीज का लेवल धीरे धीरे कंपैरेटिवली लो होते गया, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का फंडा ही यही है कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा दैट इज गोइंग टू विन द कॉम्पिटिशन, ठीक है। सो यहाँ पे कैल्शियम का लेवल बढ़ता जाएगा अगर हम जैसे जैसे रिपीटेड स्टिमुलस देते गए। मायस्थीनिया ग्रेविस में उल्टा हो रहा था, जितने आप स्टिमुलस देते जाओगे उतना एसिटाइलकोलिन कम स्टोर्स कम होते जाएंगे, तो वहां से प्रोग्रेसिव वीकनेस बढ़ती जाएगी टुवर्ड्स द इवनिंग। बट जैसे ही हम इसको ज्यादा स्टिमुलस करेंगे नर्व्स को, तो डेफिनेटली हमें एक इंक्रीमेंटल रिस्पॉन्स मिलेगा। ट्रेन ऑफ 4 जब हम बोलते हैं तो डिक्रीमेंटल रिस्पॉन्स इज सीन इन मायस्थीनिया ग्रेविस एंड इंक्रीमेंटल रिस्पॉन्स हमें मिलता है लैम्बर्ट-ईटन में। ओके, क्योंकि जब कॉन्सेंट्रेशन कैल्शियम का बढ़ जाएगा तो वो एंटर कर जाएगा इन द नर्व टर्मिनल या एक्सॉन टर्मिनल में और एक्सोसाइटोसिस करवाएगा। अब आते हैं आइजैक सिंड्रोम में। इसकी जो एंटीबॉडीज बनती है दैट इज अगेंस्ट द वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम करवाता क्या है, जैसे ही आपने एक्शन पोटेंशियल ऑफ नर्व हमने डिटेल में पढ़ा था, पहले डीपोलराइजेशन बिकॉज ऑफ द सोडियम एंड रीपोलराइजेशन रिटर्निंग बैक टू इट्स नॉर्मल नेगेटिव पोलैरिटी इज बिकॉज ऑफ पोटेशियम। ओके, अब अगर हमने बना दी, या हमने क्यों, बॉडी ने बना दी एंटीबॉडीज अगेंस्ट दी पोटेशियम चैनल, अब क्या होगा, दिस पोटेशियम चैनल विल नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा। तो पोटेशियम क्या बाहर जा पाएगा, ये नहीं जा पाएगा, राइट, या बहुत कम जा पाएगा एट अ टाइम। सो इसकी जो रीपोलराइजेशन होगी वो डीले हो जाएगी, सो दैट इज गोइंग टू बी डीलेड रीपोलराइजेशन। इसका मतलब बहुत ज्यादा टाइम के लिए पोटेशियम नर्व टर्मिनल के अंदर ही रहा। अब ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है, सो ये डीपोलराइजेशन को एक्चुअली प्रोलॉन्ग करवाता है, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी डीलेड रीपोलराइजेशन एंड दैट इज द पॉजिटिवली चार्ज आयन। सो इसी के वजह से
एक काइंड ऑफ अ डीपोलराइजेशन प्रोलॉन्ग हो जाता है, राइट? एंड दैट्स व्हाई अगर पोटेशियम बाहर नहीं जाएगा, रिपोलराइजेशन नहीं होगा, रिपोलराइजेशन नहीं होगा तो रिलैक्सेशन भी नहीं हो पाएगा. सो देयर इज गोइंग टू बी डिलेड रिलैक्सेशन ऑल्सो. रिपोलराइजेशन डिले हुआ, relaxation delay होगा, right? So that is the main funda behind the Isaac syndrome. So these are the channelopathies which are required to be known before going to the exams, right? अब आते हैं question पे और आंसर लगाते हैं. Etiology is due to voltage gated sodium channel. No, it is because of the antibodies against the voltage gated potassium channel. Smooth and cardiac muscles are usually spared. That is true. It is seen in the skeletal muscle only, not in the skeletal and cardiac muscle. It is usually affects the peripheral nerve. That is also true. Central में ये नहीं होता है usually. Can occur in the paraneoplastic syndrome. Yes, paraneoplastic syndrome में ही इनके antibodies बनना शुरू होती है. Side by side the patient is going to have the Isaac syndrome also. तो उन्होंने पूछा हुआ था हमें except. So the answer of this question is going to be option A. So that is about the Isaac's syndrome. Now एक और हम disease पढ़ेंगे. अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है. There are some antibodies which are destroying this insulation, that is myelin. राइट अगर ये माइलिन डिस्ट्रॉय करते रहेंगे तो कौन सा डिजीज हो जाएगा? इनको हो जाएगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस. So if there is antibodies against the myelin sheath, that is going to cause the multiple sclerosis. अब प्रॉब्लम क्या है? माइलिन करता क्या था? माइलिन एक्ट करता था इंसुलेटर की तरह. उसने बनवाई थी सॉल्टेटरी कंडक्शन जिसके वजह से स्पीड बढ़ रही थी. अगर स्पीड बढ़ रही है, अगर माइलिन खराब हो गया इस डिजीज में तो स्पीड कम हो जाएगी, राइट? नर्व कंडक्शन वेलोसिटी जब हम देखेंगे तो इट इज गोइंग टू बी लॉट डिक्रीज. नॉट ओनली दैट, पूरे बॉडी में हमारे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं. सो पूरे बॉडी में हमारा ओवरऑल बॉडी जनरल सिम्टम्स भी आएंगे. सो क्या क्या होंगे ये सिम्टम्स? जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो माइलिन खराब हो रही है, माइलिन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही है, तो माइलिन डिस्ट्रॉय हो रही है. सो देयर आर गोइंग टू बी central symptoms such as fatigue, cognitive impairment, visual impairment, speech में प्रॉब्लम आएगी, थ्रोट में प्रॉब्लम है, मस्कुलोस्केलेटल में तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, स्पेशली दी वीकनेसेस एंड स्पैजम्स. सेंसेशन में पैरास्थीजियाज होंगे. पैरास्थीजिया मीन्स अबनॉर्मल टिंगलिंग सेंसेशंस हो सकते हैं, या हाइपोस्थीजिया मतलब जो सेंसेशन हो रही थी वो कम हो जाएगी. हाइपो अस्थीजिया मीन्स सेंसेशन, हाइपो मीन्स लेस, सो लेस सेंसेशंस विल बी देयर. ब्लैडर एंड बाउल सिम्टम्स भी साथ साथ आएंगे. सो ओवरऑल जनरल सिम्टम्स आएंगे आपके मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.